अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों हमने जो है वो मैथमेटिक्स के सीरीज़ वाले लेक्चर शुरू किए हुए हैं। 9th क्लास की साइंस ग्रुप की मैथमेटिक्स की हुई पिछले भी लेक्चर अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वो प्ले लिस्ट मैंने बना के रखी हुई, तो आप वहाँ से एक एक करके लेक्चर देख सकते हैं। तो हम भी डिटेल्स पढ़ें। साइंस ग्रुप की मैथ हमने शुरू की हुई, 9th क्लास की उर्दू मीडियम में शुरू की हुई। तो जो इंग्लिश मीडियम भाई हैं वो भी कंसेप्ट अपने पक्के कर सकते हैं, लेकिन वो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंग्लिश मीडियम में भी जो बुक्स होंगी उनके भी लेक्चर अपलोड कर दूँगा। तो लिहाजा आप फिर वक्त इसी वीडियो को देखकर अपने कंसेप्ट पक्के कर सकते हैं। तो हम आज जो है वो हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी, नीचे दिए हुए ए बी सी डी और ई कालमों के बिल तरतीब मनफी कालम मालूम करें। तो हम पहले सवाल नंबर लिख लेते हैं 4 और फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो इसको पहले रेस करते हैं। तो सवाल नंबर 4 हमारे पास जो है वो क्या है। सवाल नंबर 4 जो है वो हमारे पास है, नीचे दिए हुए ए बी सी और डी कालमों के बिल तरतीब मनफी कालम मालूम करें। तो बेसिकली ये मनफी कालम किसको कहते हैं? नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो नेगेटिव मैट्रिक्स ये है कि जैसे कि अगर मैं आपको पहले मैंने बता दिया था कि एक मैट्रिक्स को अंग्रेजी के कैपिटल वर्ड से जाहिर कर सकते हैं। वो वेरिएबल हो सकता है कोई भी, ए से लेकर जेड तक कोई भी वेरिएबल हो सकता है। उसमें से डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी बी एक्स जो भी आपका दिल चाहे वेरिएबल से आप जाहिर कर सकते हैं। इसका ये नहीं कि सिर्फ एक्स और वाई से आपको जाहिर करना है किसी कालम को, या ए से जाहिर करना है। ए से लेकर जी तक 26 अल्फ़ाबेट के लेटर्स बनते हैं। उसमें से जिसका मर्जी आपको दिल चाहे, लेकिन बड़े ग्रुप से जाहिर करना है आपको, कैपिटल वर्ड से, स्मॉल वर्ड से नहीं। ये एक रूल है। आप ये नहीं पूछ सकते कि भाई कि ये बड़े लेटर से क्यों लिखना है। ये एक रूल है, आपको एक रूल की तरह से इसको याद ही रखना पड़ेगा कि कैपिटल वर्ड से आपने एक मैट्रिक्स को अपीयर करना होता है, जाहिर करना होता है। तो उसकी अपीयरेंस या आप जाहिर कर सकते हैं कैपिटल वर्ड से। जिस तरह कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर, हमारे पास एक अलग उन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 0 -1। तो 1 0 -1। तो बेसिकली मैं आपको ये समझा चुका था कि ये जो है वो एमसीक्यू में भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। तो लिहाजा आपने इस लिहाज से करना है, एमसीक्यू के लिहाज से भी करना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी करना है। तो मैं आपको ये कालम लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने एक तो आपको समझा दी थी पिछली वीडियो में। तो मैं ये लिख देता हूँ, तो आपने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, तो आपने उस 1 मिनट में इसको सोल्व करना होगा। तो मैं बी कालम में लिख देता हूँ। बी कालम हमारे पास है 3 -1 2 1, 3 -1 और 2 1। एक ये कालम। सी कालम हमारे पास क्या है? सी कालम है हमारे पास 2 6 3 2, 2 6 3 2, और यहाँ मैंने लाइन लगा दी। और डी कालम, आखिरी जो कालम है वो हमारे पास किसके पास है, वो है -3 -4, -3 -4 और -3 -4 नीचे है। तो ये -4 नीचे लिख दिया। यहाँ पर क्या आएगा अब, 2 5। तो 2 5 3 यहाँ पर लिख चुके हैं। तो ये डी है। आखिरी जो है वो हम ई लिखेंगे। यहाँ पर बेसिकली ई क्या आता है, ई कालम। तो ई क्या है, 1 -5 2 3, 1 -5 और 2 3। तो ये ई 5 कालम आपके सामने है। तो इन 5 कालम्स को आप ज़रा जो है वो आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप इसको सोल्व करें, क्योंकि मैंने एक कालम आपको सोल्व किया था। ये एमसीक्यू के लिहाज से क्वेश्चन आता है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आता है, ठीक है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन से कोई राब्ता नहीं होता। तो आपको ये टाइम दिया जाता है कि आप इसको सोल्व करें।
तो उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे अपनी पेंसिल कॉपी पर। तो अभी हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स की आपको प्रैक्टिस बेसिकली मैंने करवानी थी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका था। अब हम करेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 5 हमारे सामने क्या है? सवाल नंबर 5 है, नीचे दिए हुए कॉलमों के ट्रांसपोज कॉलम मालूम कीजिए। सही, मतलब सवाल नंबर 5 क्या है? सवाल नंबर 5, नीचे दिए हुए कॉलमों के ट्रांसपोज कॉलम मालूम करें। तो ट्रांसपोज कॉलम हमें मालूम करने हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ट्रांसपोज कहते किसे हैं। मुझे डिफरेंट किस्म के कॉलम लिखे हुए हैं और इसमें से अगर आपको उनका ट्रांसपोज देना पड़ जाए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जी ट्रांसपोज कहते हैं किसे। देखिए ज़रा ट्रांसपोज किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक कॉलम के अंदर कितने फीचर हो सकते हैं। दो ही तरह की चीज़ें होती हैं एक कॉलम के अंदर मेनली, एक किताब होती है, एक कॉलम होता है। यानी कि एक रो होती है जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और एक कॉलम होता है यानी कि एल होता है। तो रोज और कॉलम्स होती हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, एक कॉलम के अंदर रोज और कॉलम्स होती हैं। तो आपका ट्रांसपोज देने का तरीका ये होता है कि अगर एक कॉलम है उसकी रोज को कॉलम्स में लिख देना और उसके कॉलम्स को रोज में लिख देना, उसकी रोज को कॉलम्स में लिख देना और उसके कॉलम्स को रोज में लिख देना। ठीक है, चेंज कर देना, चेंजिंग। ठीक है, चेंजिंग कर देना ना, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में। यानी कि रोज के अंदर जितने भी ग्रुप होंगे, जितने भी रुकन होंगे, जिसको रुकन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसको इंट्रीज होंगी तो उनको हम किस में लिखेंगे? कॉलम्स की शक्ल में लिख देंगे। ठीक है, चेंजिंग कर देंगे, इंटरचेंजिंग कर देंगे। तो इसी तरह कॉलम्स को किस में लिख देंगे? रोज में लिख देंगे। तो लिहाजा मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ जहाँ पे लिखा है ए कॉलम लिखा हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं हम, फिर हम देखते हैं कि क्या कंसेप्ट आ रहा है। तो ये ट्रांसपोज कॉलम की एक 12 तारीफें जो मैंने बताई थी ना आपको, ये पहले चैप्टर में जो 12 तारीफें, तो कॉलम्स की टाइप्स के लिहाज से बेसिकली, तो ये कॉलम्स की एक टाइप होती है ट्रांसपोज कॉलम किसे कहते हैं। तो ये कॉलम की एक टाइप है, यानी कि एक किस्म का ये कॉलम होता है। तो ये भी आप 12 तरीके, इस वजह से मैं आपको बार बार कहता हूँ वो याद कर लें आपको, ताकि सवाल करने में ज़्यादा आसानी हो। चलो कोई बात नहीं, अभी भी हम आपको क्लियर करवा रहे हैं, मतलब मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ इस बात को कि ट्रांसपोज के किससे रहे हैं, हम किससे कहते हैं। तो ए जो कॉलम है वो हम सोल्व करते हैं। ज़रा ए क्या है? ए बराबर है, किसके बराबर है? ए 0 1 -2। तो 0 1 -2। तो हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है और इसको बोला हुआ है इसका ट्रांसपोज ले लेना। क्या ले लेना? इसका ट्रांसपोज कॉलम मालूम करें। ठीक है, ये एक कॉलम आपको पेपर में दिया होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये एमसीक्यू भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन का कोई वास्ता नहीं। यानी कि सवाल नंबर 5 जो पूरे का पूरा सवाल है ना, सवाल नंबर 5, ठीक है, उसके जितने भी पार्ट है, सवाल नंबर 5 है, तो उसके जितने पार्ट होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे और एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में। जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मैं हर चीज़ साथ साथ बताता रहूँगा कि क्या चीज़ किस लिहाज से तैयार करनी है। ठीक है, बस बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बच्चे इस तरीके से हो जाते हैं कि जिनको मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक बतानी पड़ती है। अगर किसी बच्चे को इतना हाई फाई चीज़ें पता है तो वो मेरी वीडियो को 2 की स्पीड से देख ले। ठीक है, इंटू 2 की स्पीड से देख सकते हैं। तो हम ज़रा देखते हैं इसका ट्रांसपोज कॉलम किस तरीके से हमने मालूम करना है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नया नहीं है। देखिए ए ना, ए के ऊपर आपने स्मॉल डी लिख देना है। ठीक है, ए के आगे आपने क्या लिख देना है? स्मॉल टी लिख देना है। अब टी जो रिप्रेजेंट करता है, टी जाहिर करता है ट्रांसपोज कॉलम को, यानी कि टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
मुखफ़फ़ है ना, जिस तरह हम बोलते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, स्मॉल में लिख देते हैं, बड़ा बड़ा कौन बोलेगा, स्मॉल में लिख देते हैं, मुखफ़फ़ ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने, कौन इतना लंबा लंबा जो है वो बोले। तो इसी तरीके से हम ज़्यादा मुखफ़फ़ इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का, छोटा कर देते हैं। तो ए के ऊपर ए क्या है, कॉलम, अंग्रेजी का बड़ा प्रूफ है कॉलम, कोई कॉलम होगा ए से ज़ाहिर करें कॉलम को, ए के ऊपर टी रहेगा तो क्या मतलब, यानी कि किसी ए कॉलम, कोई ए कॉलम होगा उसका ट्रांसपोज लिया जा रहा होगा। टी का मतलब तो यही होगा कि कोई कॉलम ए है, या सवाल में ए दिया हुआ, अभी सवाल में बी भी आएगा, ठीक है, तो मैं बताऊँगा। तो कोई भी कॉलम ए होगा उसके ऊपर टी लिखा है, इसका मतलब है कि कोई कॉलम ए था, पहले वो ए था, सिंपल था, कॉलम था, अब उस कॉलम का ट्रांसपोज भी लिया जा रहा है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, तो ए के ऊपर टी लिख देना है, ठीक है, कैपिटल टी नहीं लिखना, स्मॉल टी लिखना है। अब ये एक तरीका होता है लिखने का, आप नहीं कि कैपिटल टी लिख देना, कि मुझे कोई रीज़न नहीं कि स्मॉल टी क्यों लिखते हैं, कैपिटल क्यों नहीं लिखते, तो बस ये सिंपल आपने इसी तरीके से लिख देना है, ठीक है, सिंपल। तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे ज़रा इसको, 0 1 -2। अब देखें ज़रा, ये इसके पास क्या था, L1, ठीक है, अब इसके पास क्या हो गया, R1, ठीक है, यानी कि आपने L को, यानी कि कॉलम्स को कितार में चेंज कर दिया, रोज में चेंज कर दिया, कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया, यानी कि ये एक कॉलम है और इसको किस में चेंज कर दिया, रो में चेंज कर दिया, रो या क्यू भी बोलते हैं कितार को, तो कितार में चेंज कर दिया। कितार बता चुका हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उफ़क़ी लाइन होती है, उसको कितार कहा जाता है। तो इसको आपने इसमें चेंज कर दिया, ठीक हो गया। यानी कि अगर आप एल को चेंज करते हैं, ठीक है, एल को चेंज करते हैं किसमें, इनटू आर में, ये एल को अगर चेंज करते हैं इनटू आर में, तो इसका मतलब है कि आप कॉलम को चेंज करते हैं कितार में, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, आप ये भी कर सकते हैं, आर को चेंज कर लें, आर को चेंज कर लें इनटू एल में। तो अगर एल को चेंज करते हैं आर में, या फिर आर को चेंज करते हैं एल में, बात एक ही है। तो ये दोनों चेंज जो है वो क्या कहलाएंगे, ट्रांसपोज कहलाएंगे किसी कॉलम का, ठीक है। यानी कि आपने कोई कॉलम आपका है, आपने उसमें एल को जो है वो आर में चेंज कर दिया और आर को जो है वो एल में चेंज कर दिया, तो इस लिहाज से आप उस कॉलम का क्या लेना चाहते हैं, ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, और उसको आप जो कॉलम, जिस अल्फ़ाबेट लेटर से आप कॉलम को ज़ाहिर कर रहे होंगे, उसके ऊपर स्मॉल टी डाल देना है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, ट्रांसपोज को, ठीक है। अब मैं आपको इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ, कि मैंने आपको फुल ये तरीके से समझा दिया कि जब भाई कोई भी कॉलम आ जाएगा उसका ट्रांसपोज किस तरह मालूम करें, एक ही लाइन में उसका जवाब होगा, ठीक है। एक लाइन में किस तरीके से, देखें, ये था, ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। ये आर नहीं लगाना, तुम्हें समझाने के लिए लगाया है, ठीक है। ये एल भी नहीं लगाना आपने सवाल में, इस तरह ये मैंने समझाने के लिए लगाया ना कि एल है, एक किताब, एक कॉलम है और ये किताब है, तो ये आंसर है आपका, ठीक है। ये सवाल था, ये क्वेश्चन था आपका जो बोर्ड में आएगा, और ये आपने क्या लिखना, उसका जवाब लिखना, सिर्फ एक लाइन, आपका 2 नंबर होते हैं। इसी तरह ये MCQ भी आ सकता है, आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर सबसे पहले एग्जामिनर पकड़ाएगा ना, उसमें लिखा होगा जी इसका जो है वो क्या करें, मालूम करें। तो आपने क्या करना चाहिए, कॉलम है तो इसको कितार में तब्दील कर देना, अगर यहाँ कितार होती तो कॉलम में तब्दील कर देते। तो इस तरीके से ये सवाल क्या होगा, आपका सॉल्व हो जाएगा, मतलब आप इसको हल करने के काबिल हो चुके हैं। तो ये चीज़ें आपने अगर नोट की या स्क्रीनशॉट लेना है, इन दोनों चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको दिखाई कि एल चेंज इनटू आर एंड आर चेंज इनटू एल। ये चीज़ें अगर आपने नोट नहीं की तो आप अपने नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेने में ज़्यादा बेहतर ये होता है कि अपने हाथ से नोट करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट का कोई तरह फ़ायदा नहीं होता आपको, तो आप हाथ से ही नोट कर लें। तो हम चलते हैं ज़रा अपने बी कॉलम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, सेकंड सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, वो क्या पूछा गया। अच्छा, इस सवाल ना अलग अलग करके आते हैं, ऐसे नहीं आएगा बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा तो बोलेंगे जी सभी मालूम करें, ऐसा नहीं हो सकता।
कोई एक पार्ट आ जाएगा, ए आ जाएगा, बोलेगा इसका ट्रांसपोज मालूम करें, बी आ जाएगा, बोलेगा इसका ट्रांसपोज मालूम। मुझे पता है कि इसका काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पता हो, लेकिन मैं बिल्कुल ही बेसिक से शुरू कर रहा हूँ ताकि हर बच्चा जो है उसको फ़ायदा हो सके इस वीडियो में, ठीक है। जिनको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2 की स्पीड से देख लें, जिनको नहीं समझ में बिल्कुल ही बेसिक से मैं, क्योंकि नहीं भी पता होता किसी अल्लाह वालों को, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं अल्लाह के बंदे, उनको नहीं भी पता होता कि किस तरह होता है। वो समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है तो जी ये लिखा हुआ आ जाएगा बोर्ड में, और हमें नीचे खुद ही जुबानी, उनको ये भी नहीं पता होता कि ए लिखा हुआ आएगा, ए काला इस तरह से मैं लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, उसके बाद ए लिखा। उनको ये भी नहीं पता चलता कि भाई ए आएगा, ठीक है। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, आपको पता लग जाए सारा कुछ, बहुत सारा करोड़ों बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। बहुत चंद एक्सेप्शन है, तो मैं एक्सेप्शन भी नहीं लेना चाहता हूँ, उनको भी सही करना चाहता हूँ कि भाई अपने आप को सही कर लें। देखें यहाँ पर जो ए पार्ट करके आएगा ना, आपको कोई कॉलम दे देंगे, उसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कितने सारे कॉलम हैं, आप टेक्स्ट बुक खोल के बैठे ना मेरे सामने, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो उसमें ए बी सी डी ई एफ है ना, तो इस तरह नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आएगी कि मंदरज कालब के ट्रांसपोज मालूम करें, या इस कालब के ट्रांसपोज मालूम करें, और कोई उसमें से क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर ए आ जाएगा, या बी कालब दे देंगे बना के, या सी कालब बना। ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आ जाए और कुछ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्लियर कर लें, ए बी सी कोई भी पार्ट आपको दे देंगे, भाई इसका ट्रांसपोज मालूम करें। स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि सवाल नंबर 5 पूछा जाएगा और नीचे कुछ भी दिया जाएगा और आपने खुद ही जुबानी करना होगा, ऐसा नहीं। चक्कर ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 की सिर्फ स्टेटमेंट, यानी कि सिर्फ ऊपर लिखा हुआ आएगा कि इस कालब का ट्रांसपोज मालूम करना है, ठीक है। वैसे आपको क्या पता चलेगा क्या मालूम करना, कालब तो कुछ भी मालूम करना हो सकता है, ठीक है। किताबें मालूम कर, रुतबा यानी कि रैंक मालूम करना पड़ सकता है आपको, तो इस तरीके से नहीं होता। वो पूछें, वो बोलेंगे कि ट्रांसपोज मालूम करें, और साथ में वो कालब देंगे कि किस कालब का मालूम करना, बी बराबर है इसके 1 2 3 या 4 5 6 जो भी आपने होगा, तो आर को आपने उसमें क्या चेंज करना होगा, एल में, और एल को आर में, यानी कि रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में, किताब को कॉलम में, कॉलम को रोज में, ठीक है ना, आपको समझ आ जाएगी। तो इसी तरीके से 20 सवाल फिर भी मैं हल कर देता हूँ आपके लिए। तो बी है 5 1 माइनस 6, 20 सवाल हमारे पास है जी 5 1 माइनस 6, 5 1 माइनस 6। तो इसका जी ट्रांसपोज क्या आएगा, आपको पता होगा सारा भाई, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा। ये देखिए एक किताब है ना, इसको एक कॉलम में चेंज करना है, पूरी किताब को। ऐसे नहीं कि आपने हाफ किताब को, इतनी किताब को जो है ना, इतनी किताब को कॉलम में चेंज किया और फिर बाकी को रख दिया, ऐसा नहीं होता। आपने पूरी किताब को पूरे कॉलम में चेंज करना होता है, और पूरे कॉलम को पूरी किताब में चेंज करना होता है, ठीक है। पूरे कॉलम को पूरी किताब में चेंज करो, या फिर पूरी किताब को पूरे कॉलम में। तो यहाँ है ही किताब, तो अब इसको किताब में तो चेंज नहीं कर सकता ना मैं, इसको कॉलम में चेंज करना है। और जिसमें था ही कॉलम तो उसमें किताब में चेंज करना है, और जिसमें दोनों ही हो, कॉलम भी हो किताब भी हो, तो उनको आपस में ही चेंज कर देना, किताब को कॉलम में, कॉलम को किताब, किताब को कॉलम में, कॉलम को किताब। तो इस तरह ट्रांसपोज मालूम किया जा सकता है। तो इसका क्या होगा, बी का ट्रांसपोज इनके स्मॉल लेटर से लिखना है, और यहाँ पर लिखेंगे 5 1 माइनस 6। ऐसा नहीं होगा, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, शुरू से शुरू करेंगे, यहाँ 5 से यहाँ शुरू करेंगे, 5 1 माइनस 6, 5 1 माइनस 6, इस तरह लिखेंगे। क्योंकि एक रूल है, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से शुरू कर देना, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। जहन में भी नहीं अपने जो है वहम नहीं डालना कि आपने यहाँ से शुरू करना, ऐसे नहीं करना, यहाँ से करना शुरू, 5 1 माइनस 6, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, इनक्लोज कर देना, मतलब सर्कल कर देना, थोड़ा एफिशिएंट लगता है कि भाई ये आंसर आपका आ चुका है। तो ये आपका सवाल नंबर बी भी आपका क्या है, सोल्व हो चुका है। अब हम जाते हैं तीसरा पार्ट जो है उसकी तरफ जाते हैं। तो सी पार्ट हमारे पास है 1 2 3, सी जो पार्ट है वो है 1 2 3, 1 2 3, 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0, ठीक है। हमारे पास सी का मालूम है। अब हमने इसका क्या मालूम करना है, ट्रांसपोज मालूम करना है। तो सी के ऊपर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले कैपिटल सी है, इसके ऊपर हमने लिखना है स्मॉल डी, ठीक है। कैपिटल सी है, ट्रांसपोज को किससे जाहिर करते हैं, स्मॉल डी से। तो स्मॉल डी लिखना है, यानी कि छोटा डी लिखना है,
उसके बाद इसको क्या करना है, देखिए ये आपके पास क्या है, एल है, ठीक है, ये भी एक एल है, इसको मैंने L1 का नाम दे दिया, इसको L2 का, और ये आपके पास क्या है, रोज है, ठीक है ना, R1 R2 R3। अब आपने क्या करना है, L को R में चेंज कर देना है, ठीक है। ये जो आपके पास L है ना, ये पूरे का पूरा L है, कॉलम है, इसको आपने इसी तरीके से कितार में चेंज कर देना, ठीक है, समझ आ रही है ना आपको? यानी कि ये पूरे का पूरा जो L, यहाँ पर L दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी एक L दिखाई दे रहा है, इसको आपने क्या करना है, इसी तरीके से लाइन बाय लाइन किताब में चेंज करना है। जैसे इसको चेंज करेंगे तो L1 है तो R1 की जगह लिखेंगे ना, ऊपर नीचे भी लिखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3 इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से R1 की सूरत। इसी तरीके से ये जो है ना, ये आपने ना बोर्ड में ये चीज़ें लिख दी, ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सिर्फ आपने ये डाल के सीधा ये लिख देना है, सवाल जवाब लिख देना, 1 2 3, ठीक है। अब ये L2 है तो इसको R2 की जगह लिखते हैं, 3 -1 और यहाँ 0, इसको बंद कर दें, तो ये आपका आंसर आ गया। क्यों आंसर आ गया? क्योंकि आपने इसका ट्रांसपोज मालूम कर दिया, जो कि आपको पूछा गया था, ये ट्रांसपोज कॉलम मालूम करें, ठीक है। कॉलम तो है ही है, सी ऑलरेडी कॉलम है, लेकिन भाई कॉलम तो है, लेकिन उस कॉलम का ट्रांसपोज कॉलम मालूम करना, मनफी कॉलम भी मालूम करना, ट्रांसपोज कॉलम मालूम करना। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, 1 2 3 3 -1 और यहाँ 0, तो ये आपने क्लोज कर देना इसको, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। इसमें आपने क्या किया है, कॉलम्स को आपने किस में कन्वर्ट किया, कितारों में चेंज कर दिया, ठीक हो गया। इतना आपने समझ आ गया। यही तो मैंने बताया था कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, कि कॉलम्स को, आपके कॉलम्स होंगे ना, उनको कितारों में चेंज करना है, सिंपल। अब इसमें है कॉलम है, तो देखिए जरा, इसको कॉलम को आपने इसमें चेंज किया, फिर इस कॉलम को आपने इसमें चेंज किया, और अगर आप गौर करें तो आपने, देखिए ज़रा, ये कॉलम को आपने किस में चेंज किया, कितार में चेंज किए। अब देखिए कितार को कॉलम में चेंज करके देखेंगे तब भी ये आंसर आएगा, करें। ये देखिए सी ट्रांसपोज, क्योंकि मैंने डेफिनेशन बताई थी ट्रांसपोज की, या कॉलम को कितार में चेंज कर देना, या कितार को कॉलम में चेंज कर देना, ठीक है। तो कॉलम को हमने यहाँ पर एल को आर में चेंज किया। अब यहाँ दूसरे तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, दो तरीके से सॉल्व होता है, जवाब वही आएगा, कितार को कॉलम में चेंज कर देना। तो अब ये देखिए कितार है, ये कितार इस तरीके से 1 2 रो 1, इसको L1 में कन्वर्ट करनी है, देखिए 1 3, ठीक है। इस तरह ये 2 1, ये रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर देना L2 में, यानी कि 2 -1, और ये देखिए 3 0 है तो इसको R3 है तो L3 में चेंज कर देना, देखिए 3 0, और ये क्या आंसर सेम नहीं, 1 2 3 1 2 3 3 -1 0 के लिए -1 0, तो ये भी आंसर ठीक है। तो आपने भी एक आंसर लिखना है, ठीक है। तो बात बताने का मकसद ये था कि अगर कितारों को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को कितारों में चेंज करो, बात एक ही, जवाब आपका सेम आएगा। तो इसमें से ट्रांसपोज कॉलम की तारीफ क्या होती है, ट्रांसपोज कॉलम की डेफिनेशन क्या होती है, या तो कितारों को कॉलम में चेंज करो, कॉलम को कितारों में चेंज करो, एक ही बात होती है। तो आपने इस तरीके से चेंज करना होता है, कितारों को कॉलम में और कॉलम को कितारों में, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हैं तो ये जो होता है सी बराबर है, सी नॉट बराबर है सी का ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज के बराबर नहीं होगा। जिस तरह सी नॉट बराबर है -c के, ठीक है ना, -c के लिए मनफी कॉलम के बराबर नहीं हो सकता, तो ये कॉलम इनके बराबर नहीं होते। इस तरीके से भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि क्या ये बराबर हो, नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जहाँ पर बराबर हो भी सकते हैं, वो मैं आपको बता दूँगा। जहाँ पर आपको ना तस्दीक करनी पड़ती, वेरिफिकेशन करनी पड़ती कि वो बराबर है कि नहीं कॉलम का ट्रांसपोज। तो डी पार्ट क्या है हमारे पास, 2 3 0 5, तो डी पार्ट हम जरा देखते हैं क्या है, 2 2 3 0 5 2 3 0 5, ये हमारे पास डी पार्ट यही है ना, हाँ जी, यही इसी तरीके से लिखा हुआ है डी पार्ट सवाल क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा आपको पता होना चाहिए, इसका ट्रांसपोज क्या है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सीधा इसका आंसर लिख दूंगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, रोज है, तो ये हमने लिख दिया 2 and 3, ये देखिए ये भी रो है तो 0 और 5 0 नहीं लिखना, उल्टा नहीं चलना, सीधी तरीके से चलना है, ठीक है।
यहाँ से 2 3 लिखना है, 2 3 ऐसे 3 2 लिख दिया, 3 2, गलत हो जाएगा, आंसर क्रॉस हो जाएगा आपका। ऐसा काम नहीं करना आपने, कभी भी नहीं करना ऐसा काम। इसको इसमें ज़रूर चेंज करना है, लेकिन जैसे वो किताब में तरतीब से रुकन लिखे हुए, रुकन की जगह नहीं आप हिला सकते। जो रुकन जिस साइड पे लिखा हुआ उसको उस साइड में नहीं देते। 2 पहले आ रहा है तो पहले लिखते, अगर 3 पहले आ रहा तो 3 पहले लिख देते। यहाँ 2 पहले था तो 2 और फिर 3। ये क्लियर कर लें, अपने दिमाग से निकाल दें ये जो वहम होते हैं और ये जो डाउट्स आपके होते हैं ना कि आपको पेपर में मरवा देते हैं। वो फिर आप बोलेंगे आंसर तो हमने बिल्कुल ही पता नहीं, तैयारी तो हमारी इतनी थी कि 75 में से 76 आते हैं। तो इस तरीके से नहीं आते 75 में से 76 या 75 नंबर, 76 तो आते नहीं, मैंने सिद्धांत मारा है। तो लिहाजा आप सोचें ज़रा आप क्या करते हैं पेपर में, और फिर आप ये तवक्को रखते हैं कि जी इतने नंबर का पेपर हुआ है तो इतने नंबर क्यों नहीं है। भाई उसकी रीज़न भी होती है कि आपका पेपर को जज करने का तरीका और एग्जामिनर का पेपर को जज करने का तरीका डिफरेंट होता है। क्योंकि आप बोर्ड के रूल पर नहीं चलते, आप क्वेश्चन पेपर को लिखने के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उन पे नहीं चलते। आप अपनी तरफ से सुनी सुनाई बातों पर अमल कर लेते हैं और इतने नाकाम होते हैं ना, आपकी सोच नहीं। ठीक है, मोटिवेशन ज़रूर मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं आपकी खामियों को भी आप में इस वजह से मैं ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि पता क्या है, अगर मैं आपकी तारीफ ही करता रहूँगा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आपकी अगर मैं आपकी खामियों को निकाल रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि मुझे आपका थोड़ा सा फिक्र है। ठीक है, यानी कि उन बच्चों का तो खास कर फिक्र है कि जो 9 10 की स्टेज से गुजरते हैं, और ये स्टेज बड़ी नाजुक स्टेज होती है। किस लिहाज से मैं नाजुक बोल रहा हूँ, इसका मतलब अलग है। नाजुक का मतलब ये है कि ये स्टेज ऐसी होती है कि बच्चा बहुत जल्दी जो है वो गुमराह हो जाता है, यानी कि उसको जो सुनी सुनाई बात पे अमल करता है। तो आपने ये याद रखना है, स्टडी में या लाइफ के किसी भी लम्हे में आपने सुनी सुनाई बात पे अमल नहीं करना होता। ये नहीं कि भाई ये सुना हुआ है कि जी इतना लंबा क्वेश्चन लिख देंगे तो नंबर अच्छे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपने सिर्फ रूल्स को पढ़ना होता है, हर जगह के रूल्स होते हैं कुछ, अपनी तरफ से रूल्स नहीं बनाए जाते हैं। आपका अपना अथॉरिटी नहीं है पेपर्स पे जो आप अपनी तरफ से रूल बनाएं कि मैं इतना लिखूँगी, आंसर पूरा जवाब मिलना चाहिए पूरा। इस तरीके से नहीं होता, रूल्स देखने पड़ते हैं क्या रूल्स हैं, तो उन रूल्स के मुताबिक ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ। तो हर ए से लेकर जी तक मैं आपको इसी चैनल पे बताऊंगा कि क्या आपने किन किन चीज़ों से, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अवॉइड करना और किन किन चीज़ों से अवॉइड नहीं करना, किन किन चीज़ों से आपने अपने आप को बचाना पेपर्स में, और किन किन चीज़ों से आपने नहीं आपको बचाने की ज़रूरत है अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आपको बेसिकली तैयारी से लेकर जब पेपर सेंटर के अंदर आप किस तरीके से बैठते हैं, क्या करते हैं, ए से लेकर सी तक मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अपने चैनल पे। तो आपको कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसका ट्रांसपोज मैंने मालूम कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अभी हम यहाँ तक ही इसका इख्तिताम करते हैं। बाकी हम जो है वो इससे आगे ऑनवर्ड शुरू करेंगे। मैं ये जानता हूँ कि हमारा सिलेबस स्लो चल रहा है, तो कोई बात नहीं, हमारे बेसिकली ये 4 चैप्टर में स्लो करके चलाऊँगा, क्योंकि इन 4 चैप्टर में ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जिनके 4 चैप्टर जो है मैथ के शुरू के वो वीक होते हैं, तो वो कुछ भी करने उनको कुछ नहीं आता, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही यहीं से आते हैं 4 चैप्टर से। फिर आज मैं बहुत स्लो चलाऊँगा, और इस वजह से स्लो चलाऊँगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे हों इन 4 चैप्टर्स में। बाकी 5वां 6वां चैप्टर जो है वो थोड़ा सा फास्ट चलाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तब तक हमारे कॉन्सेप्ट बहुत पक्के हो जाएंगे, और अगर मैं फास्ट भी चलाऊँगा तो कोई मसला नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, उम्मीद आपको है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, और शेयर करें, कमेंट करें। देखिए शेयर करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को वीडियो जाएगी, और अगर बहुत सारे बच्चों को वीडियो जाएगी तो उनके लिए फ़ायदा है। ए से लेकर जी तक उनको बताया जा रहा है। बिल्कुल जो निकम्मे बच्चे हैं खासकर उनको आप शेयर करें। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत लाइक हैं, आपको देखने की इतने जो मैं बेसिक सिखा रहा हूँ ये पहले से ही आते हैं, तो आप कम से कम उन बच्चों को दे दें जो आपका मतलब दिमाग खाते हैं कि यार ये किस तरह होते हैं, इससे उनको ये वीडियो दे दें, तो उनको ए से लेकर जी तक पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो आपके लिए अच्छी उम्मीद की जा रही है कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करते होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।